भूगोल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। भूगोल में पृथ्वी तल पर प्रकट स्थल रूपों, जलवायु, वनस्पति, उपज, खनिज आदि का अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले पारस्परिक प्रभाव एवं संबंध की दृष्टि से किया जाता है। भूगोल की मुख्य दो शाखाएं हैं, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भूगोल के अध्ययन की विधियां तीन हैं, पहला वैज्ञानिक विधि, क्रमबद्ध विधि, प्रादेशिक विधि। भूगोल के अध्ययन से संसाधन नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्षेत्रीय विकास, देश की सुरक्षा और संपोषित विकास में सहायता मिलती है। भूगोल हमें विविधता को समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो अर्थात पृथ्वी एवं ग्राफोस अर्थात वर्णन से प्राप्त किया गया। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अतः भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला, क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं, दूसरा, कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं और तीसरा, क्यों। किस विद्वान ने विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम को प्रवर्तित किया था? आंसर है हम्बोल्ट। कौन मानव भूगोल की शाखा है? इनमें से सभी शाखाएं हैं, देखते हैं। सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, सैन्य भूगोल। इनमें से आपको सभी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ देता है कि मानव भूगोल की शाखा निम्न में से कौन सी है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। एक भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, द्विआयामी। इसका आंसर है, देखते हैं कि भौतिक भूगोल की शाखा कौन कौन सी है। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान। जैव भूगोल की शाखा कौन कौन सी है, देखते हैं। जैव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल। इसके बारे में भाग 1 में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा चुका है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। भूगोल एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखता है। यह परिभाषा किसकी है? जी हाँ, टालमी की है। भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आखिर किस विषय में किया जाता है? तो भूगोल में ही किया जाता है। हाँ, प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। जनसंख्या भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? लिंग अनुपात का अध्ययन किया जाएगा, जनसंख्या का और प्रवास का। किस उपागम के तहत एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है? तो क्रमबद्ध उपागम। इसमें हमने एग्जाम्पल दिया था कि मिट्टी के प्रकार का हम विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं, तो ये क्रमबद्ध उपागम। जी हाँ, क्रमबद्ध उपागम है। देखते हैं, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह परिभाषा है तो रिचर्ड हार्टसोन का। तो इन्होंने क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या किया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। भूगोल संसाधन का नियोजन करता है। दूसरा देख लेते हैं, भूगोल आपदा प्रबंधन व पारिस्थितिक संकट से बचाने में सहायक होता है। भूगोल भूविज्ञान के रूप में पृथ्वी के चट्टानों या सेलों का अध्ययन करता है। भूगोल की मुख्य दो शाखाएं हैं। जैव भूगोल के अंतर्गत
जैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिक भूगोल में निर्जीव तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में वे आएंगे जो मानव के द्वारा कृत नहीं है, मानव के द्वारा बनाया नहीं गया है, जबकि जैव भूगोल के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं। भूगोल के 2 आयाम हैं, पहला सूचना क्रांति और स्थानिक सूचना तकनीक। भूगोल अंतर विषयक ज्ञान प्रदान करता है। भूगोल प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय अंतर संबंध के रूप में अध्ययन करता है। हम भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थायी नहीं अपितु परिवर्तनशील होते हैं। हम निर्वाह के लिए आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। हमारे आसपास जो भी संसाधन है, चाहे वो भौतिक हो चाहे जैविक हो, हम उस पर निर्भर रहते हैं। भूगोल का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, जो ग्रीक शब्द जियो प्लस ग्राफियो से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना। इस प्रकार से भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप का वर्णन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है, या भूगोल के प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। भूगोल के 2 प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। पहला क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल। तो पहले हम देखते हैं क्रमबद्ध भूगोल को। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, क्रमबद्ध विधि क्षेत्र का समाकलित या इंटीग्रेटेड रूप प्रस्तुत करती है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार तथा उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। छठवां, उदाहरण के लिए देख सकते हैं मिट्टी के प्रकार। विश्व संदर्भ में हम मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के जो वितरण क्षेत्र हैं, उसका हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध भूगोल में हमने जाना कि यह राजनीतिक इकाई है और इसका जो अध्ययन है हम क्रमबद्ध रूप से करते हैं। जिस प्रकार से हम फसलों को बोते हैं, हम एक चरणबद्ध रूप से फसलों को बोने से पूर्व खेतों को जोताई करते हैं, बीज बोते हैं, उसमें हम फसल लेते हैं। दूसरा देखते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। दूसरा, प्रादेशिक विधि एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। जी हाँ, इसमें क्षेत्रवाद को प्रबलता या क्षेत्रवाद को प्रश्रय नहीं मिलता। क्षेत्रवाद एक अलग टॉपिक हो जाता है, मगर जब किसी क्षेत्र का जो समानता और विभिन्नता के आधार पर हम इसका वितरण करते हैं, हम इसका विभेद करते हैं, हम इसको अलग करते हैं। ठीक है। चौथा देखते हैं, यह अध्ययन किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करता है। मतलब जो पर्यावरण और मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशिकरण कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार अन्य पठारों की अपेक्षा या अपने आसपास के क्षेत्रों या प्रदेशों की अपेक्षा अपने में विविधता लिया हुआ है, अपने में एक अलग विशेषता लिया हुआ है। इसका हम उसका अलग वितरण कर देते हैं। जैसे कि हम बात कर लें प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का एक अलग है, क्योंकि यह काफ़ी अधिक पुराना है, आर्कियन क्रम चट्टान में बना हुआ है। हम बात कर लें उत्तर भारत का मैदान, इसका एक अलग विशेषता है। हम बात कर लें उत्तरी हिमालय प्रदेश। तो ये सब जो भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, उसका आधार यही प्रादेशिक भूगोल ही है। तो हम देख सकते हैं कि उत्तर का विशाल हिमालय, उत्तर का
मैदान इसकी अलग अलग विशेषता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान में अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। भौतिक भूगोल का भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों के साथ गहरा संबंध है। परंपरागत रूप में भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। अतः भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है। भौतिक भूगोल की ये शाखाएं अपने से संबंधित विज्ञानों से सूचनाएं प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार जैव भूगोल का जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र तथा पारिस्थितिक विज्ञान से निकट का संबंध है। जी हाँ, जो जैव भूगोल है जो कि जीव विज्ञान और वनस्पति शास्त्र और पारिस्थितिक विज्ञान से जो विषय एकत्र करता है, और जो भौतिक भूगोल है वह भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों से विषय का कलेक्शन करता है, या हम बोल सकते हैं कि इनके बीच संबंध गहरा होता है। स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भूगोल अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंधित है। उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल अन्य सामाजिक शास्त्र के विषय जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जनसांख्यिकी आदि के साथ निकट का संबंध है, जो इस प्रकार है। पहला, इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय क्रमशः काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा, राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में राज्य क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई है के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तीसरा देख लेते हैं। भूगोल की एक उपशाखा आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र तथा आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकी से, सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से तथा सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से संबंधित है। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, अथवा क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित 3 वर्गों के प्रश्न से संबंधित है। पहला, क्या कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं की प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरा, कहाँ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं, ये कहाँ प्रश्न संबंध होते हैं। तीसरा देखते हैं, क्यों प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है, जो क्यों का उत्तर देता है। सामान्य शब्दों में हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इसमें क्या, कहाँ और क्यों बताया गया है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि क्या मतलब कोई प्राकृतिक तत्व है, जैसे कि कोयला। कोयला किसी क्षेत्र में मिल रहा है तो कोयला है, मतलब क्या, कहाँ कोयला कहाँ मिल रहा है, किस क्षेत्र में इसका वितरण है, कहाँ, क्यों मतलब कोयले का निर्माण कैसे बना, आखिर क्यों उस क्षेत्र में ही मिला, आखिर क्या कारण थी। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, कहाँ और क्यों। तो इसका उदाहरण कोयले के रूप में देख सकते हैं। तो क्या में कोयला, कहाँ में किस क्षेत्र में मिलता है, किस वितरण, और क्यों में आखिर वहाँ पर क्यों मिलता है कोयला। तो इस चीज़ों का ही अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इसका भूगोल वैज्ञानिक विषय है। अगले प्रश्न की बात कर लें। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। भौतिक भूगोल की निम्नलिखित 4 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला, भू आकृति विज्ञान। भूपृष्ठ पर मतलब धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षण, धरातली विशेषता, जैसे कि महाद्वीप,
पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी आदि का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। जी हाँ, धरातली उच्चावच का हम इसमें अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान जलवायु तथा इसके संघटक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन, वर्षा, तापमान, वायु दाब, पवन, आंधी आदि का जलवायु के मुख्य संघटक का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो जलवायु विज्ञान में हम देखते हैं कि वर्षा, तापमान, वायुदाब, ये बादल के प्रकार हो गए, वर्षा के वितरण को हम इसमें ही पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान में। तीसरा देखते हैं जल विज्ञान। जल विज्ञान में हम महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदी, जल वाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन करते हैं। हम इसमें महासागरीय जलधाराओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उसकी स्थिति, विस्तार, उसका क्षेत्र किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, इसका हम पूरी तरह से अध्ययन करते हैं जल विज्ञान में। चौथा और अंतिम आता है मृदा भूगोल। इसमें मृदा या मिट्टी के निर्माण, इसके प्रकार, इसके वितरण का हम अध्ययन करते हैं। तो कुल मिला के भौतिक भूगोल की 4 शाखाएं हैं: भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल। इस चारों का ही समायोजन होता है भौतिक भूगोल में। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं हैं? उत्तर है मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। घर, गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़कें, पुल आदि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और मानवीय तत्व कहलाते हैं। मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है और इसकी अनेक शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और व्यापारिक एवं परिवहन भूगोल। अगला प्रश्न है कि आपने एक टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा एवं लौकी देखा होगा। इनमें से कौन सी वस्तु की आकृति हमारे पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है? आपने इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति को वर्णित करने के लिए क्यों चुना? आप में से इनमें से सेलेक्ट करना है कि किसे आप पृथ्वी की आकृति मानते हैं, आखिर क्यों? तो उसका आंसर है टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा एवं लौकी हमने देखा है। इसमें से संतरे की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है। इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति के समकक्ष वर्णित करने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है पर वह दोनों ध्रुवों के पास से चपटी है। संतरा ऊपर एवं नीचे दबा हुआ पृथ्वी का सही प्रतिनिधित्व करता है। आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं? यदि हाँ तो क्यों? इसका आंसर होगा कि हम विद्यालय जाते समय सड़कों, दुकानों एवं पूजा स्थलों को देखते हैं। ये सभी सांस्कृतिक लक्षण हैं। ये सभी असमान लक्षण हैं। इन्हें भूगोल के अध्ययन में इसलिए सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि ये मानव भूगोल के अध्ययन का भाग है। इस तरह के प्रश्न एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं काफ़ी अधिक सरल होते हैं क्योंकि इसे आप अपने तर्क क्षमता से आप इसको लिख सकते हैं। अपने अनुभवों को लिखना है। इसमें पुस्तकी ज्ञान का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने अनुभव को आपको शेयर करना है। मगर याद रखें कि जब लिखें तो शब्दों में गहराई हो। जो भूगोल का जो शब्दावली है उस शब्दावली का यूज़ करें। तो इस तरह से आज का जो प्रश्नोत्तरी है ये समाप्त हो जाता है। हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को। धन्यवाद।